नाइन्थ क्लास के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं प्रैक्टिस पेपर 1 को पूरा सॉल्व कर रहा हूं। जी हां, प्रश्न संख्या 21 से लेकर 39 तक के सवाल सेक्शन बी सी डी ई सारे ही सॉल्व कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में बहुत ध्यान से आप देखिए और अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खंड ख के 21 से 26 तक के सवाल दो दो नंबर के हैं। पहले प्रश्न में एक प्रयोग किया जा रहा है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेन बनाना है, 10% विलेन बनाना है। तो हमें 90 मिलीलीटर पानी दे रखा है और इस विलेन को बनाने के लिए हमें कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिस्टल की जरूरत है। तो मैंने लिया 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्रिस्टल और 90 मिलीलीटर पानी में ग्लास रॉड की सहायता से अच्छे से मिलाया, तो बन गया 90% सॉल्यूशन या विलियन सोडियम हाइड्रोक्साइड का। यहाँ पर एक कोशिकीय और बहुकोशीय जीव के दो दो उदाहरण लिखने हैं। तो यहाँ मैंने 3-3 दे रखे हैं, आप इनमें से कोई से 2-2 लिख लीजिए। रुधिर एक महत्वपूर्ण संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक मतलब हमारे अंग तंत्र को आपस में जोड़ता है, इसलिए इसे हम संयोजी ऊतक कहते हैं। तो आप लिखेंगे शरीर की सभी प्रणालियों को यह जोड़ता है, ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है, जबकि अपशिष्ट को हर कोशिका से बाहर निकालने में मदद करता है। ये न्यूमेरिकल है जिसमें एक लड़का 400 ग्राम की बॉल को 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की तरफ फेंकता है। तो यहाँ से उसने ऊपर की तरफ बॉल को फेंका। शुरुआत में जो उसका वेग था वो था 10 मीटर पर सेकंड। जब बॉल सबसे ऊंची हाइट पे गई तो उसका वेग हो गया 0 मीटर पर सेकंड। बॉल का वजन है 400 ग्राम। तो एक बार लिख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें दे रखी हैं। वजन दे रखा है 400 ग्राम, इसका मतलब हो गया 400 बटे 1000 और ये हो गया आपका 0.4 किलोग्राम। शुरुआती वेग दे रखा था 10 मीटर पर सेकंड, आखिरी वेग दे रखा है 0 मीटर पर सेकंड। अब हमसे पूछा गया है कि प्रारंभिक संवेग क्या होगा। प्रारंभिक संवेग जो होगा वो होगा m इंटू यू। m मतलब 0.4, u मतलब 10 मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा 4 किग्राम मीटर पर सेकंड। दूसरा है उड़ान के उच्चतम बिंदु यानी आखिरी संवेग क्या होगा। आखिरी संवेग होगा mv, जो होगा 0.4 इंटू वी 0 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गया 0 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ध्यान रखिएगा ये जीरो लिखते वक्त सिर्फ जीरो ना लिख के इसके साथ यूनिट भी जरूर लिखिएगा। हमें दो ऐसी ध्वनि तरंगों को दर्शाना है, आरेख बनाना है, जिनका आयाम समान हो लेकिन उसकी आवृत्ति अलग अलग हो। आयाम मतलब इनकी ऊंचाई जो है वो समान हो। तो आप ये पहली ध्वनि है और ये दूसरी ध्वनि है, इन दोनों में जो ऊंचाई है वो सेम है। जबकि आवृत्ति की बात करी जाए तो इसमें 3 वेव बन रही हैं और इसमें बहुत सारी वेव बन रही हैं। तो इस वेव से तरंग से आयाम जो है वो समान है, ऊंचाई समान है, बट आवृत्ति अलग अलग है। तो इसे आप ड्राइंग कर लीजिए। भारत में सिंचाई के लिए उपयोग की जाने वाली 4 जल संसाधन के सूची बनाइए। तो ये 4 जगह से भारत में खेतों की सिंचाई की जाती है। खंड गांव में 27 से 33 तक के सवाल हैं जो कि 3-3 मार्क के हैं। पहला सवाल है रस धानियों का क्या कार्य है पौधे में और अमीबा में। पौधे में ये जो रिक्तियां हैं, रसधानियां हैं, यह कोशिका को शक्ति और स्फूर्ति प्रदान करती हैं, जबकि अमीबा में यह अपशिष्ट पदार्थ को इकट्ठा करती हैं और तब तक उन्हें बाहर निकालती नहीं है जब तक वो पूरी फिल ना हो जाए, पूरी भर ना जाए। इसके बाद आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। आत्मघाती थैली कहते हैं हम लाइसोसोम को। 3 एपिथेलियम ऊतकों के नाम और उनका स्थान लिखिए। तो पहला एपिथेलियम ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। पहले का स्थान है रक्त वाहिका और फेफड़ों की वायु कोशिकीय परत बनाना। दूसरे का काम है गुर्दे और ट्यूबुलर परत ग्रंथि की नलिकाओं का परत बनाना। और तीसरे का काम है पाचन और ऊपरी श्वसन पथ की परत बनाना। ये कम्प्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल है, अथवा के ऊपर वाला करिए या फिर नीचे वाला करिए। तो मैं आपको दोनों ही करके दिखाता हूँ। एक छात्र 10 मीटर की भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के ऊपर चल रहा है। तो वर्गाकार बगीचा है आपका जिसकी भुजाएं हैं 10 मीटर की और इसके ऊपर वह चलता है, वॉक करता है। लिखा गया है कि वह उसने 10 मीटर रास्ता तय किया 40 सेकंड में। यानी उसकी जो चाल है, अगर चाल निकाली जाए तो क्या होगा, 10 मीटर रास्ता तय किया 40 सेकंड में, यानी 0.25 मीटर पर सेकंड उसकी
चाल आ गई। अब पूछा गया है कि 2 मिनट 20 सेकंड में वह उसका विस्थापन क्या होगा और परिमाण क्या होगा। परिमाण मतलब दूरी कितनी तय करेगा वो 2 मिनट 20 सेकंड में। तो अगर पहले की स्थिति देखी जाए तो हमें दे रखा है स्पीड 0.25 मीटर पर सेकंड, स्पीड मतलब चाल, और टाइम दे रखा है 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब हो गया 60 दूनी 120 और 20 40, 140 सेकंड। तो हमें निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगा एस इंटू टी, यानी 0.25 इंटू 140। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 35 मीटर। तो हमारा जो परिमाण आ गया वो हो गया 35 मीटर। 35 मीटर मतलब उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, तो ऐसे गया 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर, और 35 मीटर मतलब यहाँ पहुंच गया। तो परिमाण आ गया 35 मीटर। इसके बाद पूछा गया है विस्थापन। विस्थापन क्या होगा? विस्थापन का मतलब है कि शुरुआती और आखिरी पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसने कितनी दूरी तय करी। तो यहाँ तक की दूरी जो आ गई वो आ गई 5। तो विस्थापन आ गया 5, जबकि परिमाण हो गया 35 मीटर। अगली बार में उसने 2 मिनट 40 सेकंड में पूरा चक्कर लगा दिया। पूरा चक्कर का मतलब क्या है कि अब की उसने जो दूरी तय करी है वो है 40 मीटर। पूरा चक्कर का मतलब ये 40 मीटर। और टाइम कितना लगाया है? टाइम लगाया है 2 मिनट 40 सेकंड, यानी 60 दूनी 120 और 40 160 सेकंड। तो अब उसका चाल क्या आएगी, उसकी गति क्या आएगी? उसकी गति जो होगी वो होगी d/t। तो d आ गया आपका 40, t हो गया 160, तो ये हो गया 1/4। तो 1/4 का मतलब 0.25 मीटर पर सेकंड। अब है अथवा वाला पार्ट। 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती हुई कार में जब ब्रेक लगाया गया तो वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर आ गई 6 सेकंड के अंदर। तो उसका त्वरण हमें निकालना है। तो आइए यहाँ पर निकालते हैं। शुरुआती गति थी उसकी 80 किलोमीटर पर आर, आखिरी गति थी 60 किलोमीटर पर आर, और टाइम लगाया है 6 सेकंड। तो इसको हम नोट करेंगे, 80 को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो ये हो जाएगा 40, ये 9, तो 200/9 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसे इसको करेंगे 60 × 5/18, तो ये 9 ये 30, तो ये हो जाएगा 150/9 मीटर पर सेकंड। अब ए जो होता है वो होता है v-u/t। v-u मतलब हो गया 150/9 -200/9 के नीचे आ गया 6, तो ये हो जाएगा -50/9 × 6 = 54, तो ये आ जाएगा -0.925 मीटर। ये माइनस साइन का ध्यान रखिएगा क्योंकि माइनस यहाँ पर आ रहा है, स्पीड उसकी घट रही है, इसके लिए त्वरण नेगेटिव होगा। ध्वनि के बहुल परावर्तन के ये 3 उपयोग हैं: पेरिस्कोप, स्टेथोस्कोप और मेगाफोन। एक लड़का चट्टान के पास ताली बजाता है और 6 सेकंड के बाद उसकी प्रतिध्वनि, उसकी आवाज उसी को सुनाई देती है। ध्वनि की गति है 340 मीटर पर सेकंड। तो लड़के को चट्टान की दूरी निकालिए। तो यहाँ पर हमें दे रखा है ध्वनि की गति दे रखी है 340 मीटर पर सेकंड, समय दे रखा है 6 सेकंड। साउंड के केस में फॉर्मूला होता है 2D = V × T। D हमें निकालना है तो VT/2 हो जाएगा। V है हमारे पास 346, टाइम दे रखा है 6, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1038 मीटर, यानी 1038 मीटर की दूरी पे वे लड़का खड़ा है। ध्वनि की प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि का स्रोत बंद होने के बाद भी जब हमें उसकी आवाज लगातार सुनाई देती है तो उसे ध्वनि की प्रतिध्वनि कहते हैं। कुछ वांछनीय लक्षण होते हैं जिसके कारण से मुर्गी पालन करते समय भारत और विदेशी नस्लों को संकरण किया जाता है। तो ये 4 वांछनीय लक्षण आप नोट कर सकते हैं। आइए इन रासायनिक सूत्र को बनाते हैं। पहला है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट को कैसे बनाएंगे? देखिए, ये होता है अमोनियम NH4+, SO4-2, इसका चार्ज है +1, इसका चार्ज है -2। तो जब हम इसको ऐसे क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा NH4 का ट्वाइस और SO2, सोडियम नाइट्रेट। ये है हमारा सोडियम और ये है हमारा नाइट्रेट। इसका +1 चार्ज होता है, इसका -1। तो ऐसे जब क्रॉस करेंगे तो ये बन जाएगा NaNO3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे होता है? एल्यूमिनियम ये रहा, ऑक्सीजन ये रहा। तो एल्यूमिनियम का चार्ज होता है +3, इसका होता है -2। तो इसको हम ऐसे क्रॉस करेंगे
तो ये बन जाएगा Al2O3। यह इस पूरे प्रैक्टिस पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है। हमें 3 पदार्थ दे रखे हैं A, B, C। इनका गलनांक और क्वथनांक हमें दे रखा है। हमें ये बताना है कि पहले तो इन तीनों की भौतिक अवस्था क्या होगी 30 डिग्री सेल्सियस पे। तो मैंने यहाँ लिख दिया 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी 30 डिग्री सेल्सियस और यहाँ भी 30 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद जब हिसाब लगाया कि इसका गलनांक और क्वथनांक के बीच में 30 डिग्री सेल्सियस होने पर क्या स्थिति होगी, तो मुझे पता लगा कि A, B, C गैस, ठोस और तरल पदार्थ होंगे। दूसरे में पूछा गया है कि उस पदार्थ का नाम हमें बताना है जो संपीड़नशीलता में सबसे अधिक है। क्योंकि A जो है वो गैस है, तो इसका संपीड़न सबसे अधिक होगा। पूछा गया है कि इसमें और इसमें क्या संबंध है, तो ये दोनों के दोनों आइसोटोप हैं। क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं जो 75% और 25% विद्यमान रखते हैं, तो उनका औसतन द्रव्यमान क्या होगा। तो आइए निकालते हैं। जो 35 वाला है वो 75% है और जो 37 वाला है वो है 25% द्रव्यमान। तो 35 वाला जो है वो है 75%, 35 गुणा 0.75 हो जाएगा। और दूसरा जो है वो है 37 वाला 0.25। इसके बाद इनका जो द्रव्यमान है वो आ जाएगा नीचे, परसेंटेज 0.75 प्लस 0.25। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 35.5 ग्राम मोल। इसके बाद और है, स्थिति, आवेश और द्रव्यमान के संबंध में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों को लिखें। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आवेश और स्थिति मैंने लिख दी है। इनका द्रव्यमान लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। जबकि न्यूट्रॉन का होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। प्लास्टिड्स केवल पादप में पाए जाते हैं। 3 प्रकार के प्लास्टिक जो पंखुड़ियां, पत्तियों और फल में पाए जाते हैं उनको बताइए। पंखुड़ी में क्रोमोप्लास्ट, पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट और फल में क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। क्या होगा अगर क्लोरोप्लास्ट यानी हरे प्लास्टिड को पौधे से हटा दिया जाए? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। अगर ऐसा होगा कि उसे हटा दिया जाए तो पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण से भोजन नहीं बना पाएंगे और स्टार्च खत्म होते ही वह मर जाएंगे। विलयन की सांद्रता के प्रभाव को जानने के लिए एक प्रयोग किया गया। इसके अंदर पादप कोशिका और जंतु कोशिका को अति परासरणदाबी यानी हाइपरटोनिक और अल्प परासरणदाबी यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला गया 15 मिनट के बाद। तो इन प्रश्नों को जवाब देने हैं। अल्प परासरण दाबी मिलन किसे कहते हैं? अल्प परासरण का मतलब हाइपोटोनिक घोल उसे कहते हैं जिसके अंदर विलेय की जो सांद्रता होती है वह कम होती है कोशिका की सांद्रता के हिसाब से। उपरोक्त स्थिति में अपेक्षित प्रेषण बताइए। तो सबसे पहले जब हाइपोटोनिक घोल में डाला गया तो प्लाज्मोलाइज हो गए पादप कोशिकाएं, जबकि पशु कोशिकाएं जो हैं वो सिकुड़ गईं। हाइपोटोनिक घोल में पादप कोशिकाएं स्फीत हो गईं, टाइट हो गईं, टफ हो गईं, लेकिन पशु कोशिकाएं सूज गईं और आखिर में वह फट गईं। उपरोक्त यानी बी वाले में कोशिका की कोशिका भित्ति ने क्या काम किया? पादप कोशिका में मौजूद कोशिका भित्ति की वजह से वह हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में फूल गई लेकिन फटी नहीं, जैसा कि जंतु कोशिका के अंदर हो रहा था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम और उसकी गणितीय अभिव्यक्ति करनी है। तो नियम तो यहाँ पर लिख लीजिए और जो गणितीय अभिव्यक्ति है वो है फोर्स यानी बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल वो G m1m2/r² के बराबर होता है। इसके 3 महत्व है। महत्व ये है कि पृथ्वी पर वर्षा, बर्फबारी और नदियां का प्रवाह किस तरीके का होता है वो ये बताता है। सूर्य के चारों ओर ग्रह क्यों घूमते हैं उसकी व्याख्या करता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है उसकी व्याख्या करता है। ये तीनों ही प्रश्न में एक ही सूत्र काम कर रहा है। दबाव जो होता है वह क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्षेत्रफल को अगर बढ़ाया जाएगा तो दबाव कम होगा, जबकि क्षेत्रफल को अगर घटाया जाएगा तो दबाव बढ़ेगा। तो आइए इनको करते हैं। पतले पट्टे वाले बैग की तुलना में चौड़े पट्टे वाले बैग को ले जाना आसान होता है क्योंकि चौड़े पट्टे में क्षेत्रफल बढ़ता है तो कंधों पे दबाव कम हो जाता है। चाकू की तेज धार उसके पतले होने के कारण से होती है क्योंकि क्षेत्रफल जब कम होता है तो दबाव बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये वाली चीज
अप्लाई हो रही है क्षेत्रफल कम वाली, ये वाली चीज। ओके, इसके बाद है ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चढ़ पाते हैं क्योंकि ऊंट के पैर चौड़े होते हैं, तो वह ढीली रेत के ऊपर आसानी से अच्छे से फैल जाता है। इससे दबाव बढ़ जाता है, पूरे रेत के ऊपर एक जगह पे नहीं बढ़ता, इस कारण से वह आसानी से चल पाते हैं। यह आखिरी खंड है जिसमें 37 से 39 तक के सवाल हैं और सभी 4-4 नंबर के हैं। दो मिश्रण तैयार किए गए हैं, ए और बी। पहले वाले में पानी और नमक मिलाया गया है, दूसरे वाले में पानी और अंडा मिलाया गया है। पहले वाले में जब लाइट पास करी जाती है तो लाइट दिखती नहीं है, जबकि दूसरे वाले में लाइट का रास्ता दिखाई दे रहा है। अब सवाल को करना है, दोनों बीकर में बने मिश्रण का नाम लिखिए। तो पहले बीकर में बनता है सजातीय मिश्रण, दूसरे में बनता है विजातीय मिश्रण। समांगी और विषमांगी भी कहते हैं इसे। बीकर बी में दो घटक कौन कौन से हैं? बीकर बी में हमने मिलाया पानी और अंडा का सफेद भाग। प्रकाश का मार्ग बी में ही क्यों दिखाई देता है? क्योंकि बी जो है वो है विजातीय मिश्रण और इसकी संरचना जो होती है वो असमान होती है, एक बराबर नहीं होती, इसलिए ऐसा दिखता है। इसमें टिंडल इफेक्ट कहते हैं इसे। बीकर ए में जो विलेय है और विलायक है उसको अलग अलग किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है, यह भौतिक प्रतिक्रिया से किया जा सकता है। पानी को, इस विलेन को धूप में रख देंगे तो पानी सूख जाएगा और नमक अलग हो जाएगा। यहाँ पर हमें ये पढ़ना है और फिर सवालों के जवाब देने हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा अपना रूप बदलती है। दूसरे सवाल में हमें दे रखा है यांत्रिक ऊर्जा 800 जूल, गतिज ऊर्जा 389 जूल और हमें निकालना है स्थितिज ऊर्जा। तो हमें पता है कि यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो इस यांत्रिक ऊर्जा में से जब हम गतिज ऊर्जा घटा देंगे तो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। तो यांत्रिक ऊर्जा है 800 जूल और हम गतिज ऊर्जा को इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगी स्थितिज ऊर्जा 411 जूल। इसे हम पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। तीसरे में दे रखा है 20 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी चीज को 5 मीटर की ऊंचाई पर गिराया जाता है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? तो यहाँ पर दे रखा है ऊंचाई दे रखी है हमें 5 मीटर, भार दे रखा है 20 किलोग्राम, तो स्थितिज ऊर्जा यानी पीई होगा 20 गुणे 5 गुणा 9.8, ये ग्रेविटी है। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 5 गुणा 98, 980 जूल। बैटरी से जुड़े दीप्त बल्ब में ऊर्जा का ऊर्जा रूपांतरण लिखिए। बैटरी में होती है रासायनिक ऊर्जा, वो बनती है विद्युत ऊर्जा में और फिर ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में। स्थितिज ऊर्जा किन कारकों पर निर्भर करती है? स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है उसकी जमीन से ऊंचाई कितनी है और द्रव्यमान कितना है। यह है आपका आखिरी सवाल। यहाँ पर इन चित्र को पहचानना है और इनका नामांकन करना है। तो ए है धारीदार मांसपेशी, बी है हृदय संबंधी मांसपेशी और सी है चिकनी पेशी। उपरोक्त में कौन सी मांसपेशी ऐच्छिक और अनैच्छिक है? ऐच्छिक है हमारी ए और अनैच्छिक है बी और सी। मांसपेशी बी की दो विशेषताएं बतानी है। बी मतलब हृदय संबंधी मांसपेशी की दो विशेषताएं हैं, शाखित बेलकार और केंद्रीय है, ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है कि इनको थकान नहीं होती, थकान के प्रतिरोधक हैं ये। अथवा में दे रखा है, अथवा मतलब या तो सी का ये वाला पार्ट करिए या फिर ये वाला पार्ट करिए। मांसपेशियां संयोजी ऊतक की सहायता से हड्डियों से जुड़ी होती हैं, तो हमें उस मांसपेशी के बारे में भी बताना है और संयोजी ऊतक कौन सा है जो हड्डी से जोड़ता है वह भी बताना है। तो मांसपेशी हैं धारीदार मांसपेशियां और कंडरा इसे हड्डियों से जोड़ता है, यानी मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम जो है वो कंडरा का है। उम्मीद करता हूं कि ये सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगली वीडियो लेकर मैं पार्ट बी यानी पेपर 2 को भी सॉल्व करने वाला हूं। अपने दोस्तों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।